हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय संख्या 2 की, और ये लास्ट वीडियो बनेगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए, ठीक है गाइज। तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि अध्याय संख्या जो 2 है, जिसका नाम है वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, और इसके अंदर ये जो अध्याय संख्या 2 है, इसको 7 सेक्शन में बांटा गया है। 4 सेक्शन हमने 2 वीडियो में कवर कर लिए, और बाकी जो 3 सेक्शन बचे हुए हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद में ये आपका अध्याय संख्या 2 पूरा हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो इसमें हम सेक्शन 5 से शुरुआत करते हैं, जिसमें बता रखा है कि दुर्विनियोग, कपट एवं हानियां, यानी कि नियम संख्या 20, 21, 22 एवं 23। इन चारों नियमों के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि दुर्विनियोग, कपट एवं हानियां किस प्रकार होती है सरकारी पैसों की। अगर कोई सरकारी पैसे का दुर्विनियोग कर दे, कपट कर दे, या सरकारी पैसे सरकारी संपत्ति हो चाहे पैसा हो, उसकी वजह से सरकारों को नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी, किस कर्मचारी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, और उसकी सूचना कौन किसको देगा। यानी कि जो दुर्विनियोग, कपट और हानि है, इसकी सूचना कौन किसको देगा, ये सारी डिटेल हम बॉल बच्चन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो जैसा गाइज आपको पता है, दुर्विनियोग का मतलब होता है कि सरकारी पैसे को गलत जगह पर लगाना, ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी गलत जगह पर लगाना, उसको बोलते हैं दुर्विनियोग। कपट का मतलब आप जानते हो कि सरकार को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यदि पैसों का दुरुपयोग किया जाता है तो उसको कपट बोलते हैं। और सरकार को हानियाँ, यानी कि राजस्व संबंधित हानियाँ। तो गाइज हम शुरुआत कर लेते हैं नियम संख्या 20 से, और इसमें हम पढ़ेंगे नियम संख्या 20 का नाम है हानियों की रिपोर्ट, ठीक है गाइज। यानी कि जो हानियाँ होगी राजस्व की, जो सरकार को हानि होती है किसी प्रकार से, मान लो कोई कार्मिक हो गलत इरादे से अगर सरकार को हानि पहुंचाता है, तो उसकी रिपोर्ट कौन किस प्रकार किसको देगा, ठीक है गाइज। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं नियम संख्या 20 में। तो 20 को कई सब क्लोज में बांटा गया है, तो पहले ही सब क्लोज बात कर लेते हैं। तो 20 सब क्लोज 1 में बता रखा है कि किसी ट्रेजरी का मतलब होता है कोषागार, ठीक है, किसी ट्रेजरी या फिर कार्यालय में राजकीय राशि, स्टाम्प्स, सामग्री, सरकारी संपत्ति का गलत तरीके से विनियोग या कपटपूर्ण राशि का आहरण करने पर सूचना। यानी कि कोई भी ट्रेजरी है या फिर कार्यालय है, उसमें से कोई भी राजकीय राशि या फिर स्टाम्प या फिर कोई भी सामग्री हो, सरकारी संपत्ति हो, उसका गलत तरीके से उपयोग या फिर कपट करना, उसकी सूचना कौन किस प्रकार देगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो ऐसा करने पर सूचना किस प्रकार दी जाएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें बता रखा कि संबंधित अधिकारी द्वारा सूचना दी जाएगी। जिस विभाग का जो अधिकारी है, यदि उसको पता लग गया, तो उस विभाग का जो संबंधित अधिकारी है, पहली बात तो यही ध्यान रखना पड़ेगा कि उसी के द्वारा सूचना दी जाएगी कि हाँ, अपने कार्यालय में इस तरह की कपट हो गया, इस तरह का दुर्विनियोग हो गया, और सरकारी संपत्ति या फिर पैसों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो वो जो संबंधित विभाग का अधिकारी है, उसको बोलेंगे संबंधित अधिकारी, तो उसके द्वारा सूचना दी जाएगी। अब कैसे दी जाएगी सूचना? अपने से ठीक वरिष्ठ अधिकारी को, जो अपने से ठीक हायर अथॉरिटी है, जो अधिकारी है, इस संबंधित अधिकारी से जस्ट ऊंचे वाला जो अधिकारी बैठा है पद पे, उसको सूचना देगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो एजी राजस्थान, यानी कि महालेखाकार राजस्थान को भी सूचना देगा। तो ये संबंधित अधिकारी 2 जगह सूचना पहुंचाएगा, ठीक है गाइज। दूसरी चीज़ है, जिम्मेदार पक्ष द्वारा जब हानि की भरपाई की जाए, जिसने सरकार को नुकसान पहुँचाया है, तो वो यदि उस हानि की भरपाई कर दे, सरकार को उसके बदले में पैसा दे दे, तो उसके बाद में क्या किया जाएगा, इस दशा में भी सूचना प्रेषित की जाएगी। इस मामले में भी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा इस प्रकार इन दोनों को ही भेजी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कपट हुआ है उसकी सूचना भी इसको दे दी गई है, और बाद में उस कपट की उस कर्मचारी ने जो सरकार को नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई कर दी, तो उसके बाद में भी संबंधित अधिकारी वापस बोल देगा इनको कि हाँ ठीक है, उन्होंने भरपाई कर दी जिन्होंने मतलब नुकसान पहुँचाया, ठीक है। तो ये संबंधित अधिकारी इन दोनों को वापस सूचना देगा, ठीक है गाइज। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब सूचना किस प्रकार दी जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें दे रखा है कि सूचना इस प्रकार दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? संदेह होते ही तुरंत सूचना, यानी कि सूचना तुरंत दे दी जाएगी। कब? डाउट होते ही, यानी कि संदेह उत्पन्न होते ही उनको संबंधित अधिकारी को लगा कि हाँ, मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है अपने विभाग के अंदर, कई सारे कर्मचारियों द्वारा या फिर अधिकारियों द्वारा कुछ गड़बड़ की जा रही है, तो मतलब डाउट होते, संदेह पैदा होते तुरंत सूचना दे दी जाएगी पहली बार तो, ठीक है। अब बाद में क्या है कि वो डिटेल में उसकी जांच पड़ताल करते रहेंगे, विस्तृत रिपोर्ट यानी डिटेल में रिपोर्ट बनाएंगे कि वास्तव में कितनी चोरी हुई है, किसके द्वारा की गई है, और क्या क्या नुकसान हुआ है। तो वो बाद में विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, वो बाद में भेज जाती है, लेकिन पहले तो डाउट होते ही सूचना भेज दी जाती है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, मैंने बताया जैसा कि अभी कि बाद में विस्तृत जाँच, बाद में फिर डिटेल में जाँच की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हानि की प्रकृति, यानी कि हानि किस प्रकार से हुई है, तथा राशि की सूचना, यानी कि हानि कितने राशि की हानि हुई है, ठीक है, तो उसकी सूचना दी जाएगी, ठीक है गाइज। साथ में हानि के कारण, यानी कि हानि क्यों हुई उसके कारणों को भी विस्तृत रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, ठीक है, विस्तृत जांच की जाएगी तब। साथ में वसूली की राशि भी बतानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि वास्तव में
कि वसूली की राशि इतनी बन सकती है, जो कि हमारे विभाग में इस तरह की जो लापरवाही की गई है। ठीक है गाइज, तो सूचना किस प्रकार दी जाएगी उसके बारे में हमने बात कर ली। जो संबंधित अधिकारी है डाउट होते ही सूचना देगा, बाद में फिर वो विस्तृत जांच करेंगे और विस्तृत जांच करने के बाद में वो बताएंगे कि हानि की प्रकृति क्या रही और राशि यानी कि कितने रुपए की हानि हुई उसकी राशि के बारे में बताया जाएगा। साथ में हानि के कारण, हानि क्यों हुई, हानि के कारणों के बारे में बताया जाएगा तथा वसूली कितनी बन सकती है उसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आप ये वीडियो समझ गए होंगे। नियम संख्या 20/2 की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि ऑडिट में यदि अनियमितता का पता पहली बार में लग जाए तो सूचना इस प्रकार दी जाएगी। यानी कि ऑडिट चल रही है और ऑडिट में जो अनियमितता हुई है, ऑडिट करने के दौरान जो ऑडिट का जो ऑडिट टीम आई है उसके द्वारा उनको लग गया कि पहली बार में उन्होंने पकड़ लिया कि वास्तव में कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, तो सूचना इस प्रकार दी जाएगी। कैसे दी जाएगी इस मामले में? सूचना एजी का मतलब होता है महालेखाकार, सूचना एजी द्वारा दी जाएगी। जो एजी होता है अकाउंटेंट जनरल, उसके द्वारा सूचना दी जाएगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जो महालेखाकार होता है, एजी होता है, इन्हीं के द्वारा ऑडिट कराई जाती है, इन्हीं के द्वारा टीमें भेजी जाती है विभिन्न सारे कई प्रकार के डिपार्टमेंटों के अंदर, और वो ऑडिट टीम होती है, वो जांच करके रिपोर्ट इन्हीं को देती है। ठीक है, तो इनको पता लगेगा कि वास्तव में किस डिपार्टमेंट में गड़बड़ चल रही है। तो ये जो सूचना इस प्रकार की एजी द्वारा दी जाएगी, किसको दी जाएगी इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। संबंधित प्रशासनिक विभाग को दी जाएगी। ठीक है, जिस कार्यालय के अंदर, जिस विभाग के अंदर जो गड़बड़ हुई है उसका जो संबंधित जो प्रशासनिक विभाग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसको सूचना दी जाएगी। ठीक है, और आवश्यक हो तो सरकार को भी सूचना दी जाएगी। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको बता दिया। 20/3 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रहा है कोषागारों में रोकड़ का कपट हो तो सूचना, यानी कि ट्रेजरी के अंदर, मैं ट्रेजरी की बात कर रहा हूँ स्पेशल, कोषागार, यानी कि कोषागारों में वो भी कौन सी कपट, किस प्रकार का कपट? रोकड़ का, यानी कि नकदी का, कैश का। यदि कोषागारों में रोकड़ का कपट हो तो सूचना किस प्रकार दी जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सूचना एफडी यानी कि वित्त विभाग को दी जाएगी तथा इस दिशा में एफडी के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है गाइज, अगर कोषागारों के अंदर अगर रोकड़ में कुछ कपट होता है, गड़बड़ी होती है, चोरी चकारी होती है, तो उसकी सूचना एफडी को दी जाएगी। ठीक है, और इस दिशा में एफडी के दिशा निर्देशों के अनुसार फिर बाद में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है गाइज, जैसे गाइज हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हानियां और कपट की सूचना एजी तक को दी जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे दे रखे हैं कि निम्न प्रकरणों में हानि होने पर सूचना एजी को नहीं दी जाएगी। यानी कि ऐसे कौन कौन से प्रकरण हैं जिनकी सूचना एजी को नहीं दी जाएगी, कौन कौन से हानि के मामले हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं पहले मामले की बात करूँ तो उसमें बता रखा है कि राजस्व की हानियों के ऐसे मामले, कैसे मामले? जो राजस्व निर्धारण में गलती होने पर तथा इसका पता बहुत समय बाद लगे कि अब इसका क्लेम ही संभव नहीं हो। यानी कि राजस्व की कैलकुलेशन जो अधिकारी करते हैं उनसे मान लो कोई गड़बड़ी हो जाए, जानबूझकर उन्होंने गड़बड़ी नहीं की, कैलकुलेशन में गलती हो गई, तो उनसे और फिर बाद में पता तब लगे कि बहुत समय बाद, यानी कि समय बीत जाने के बाद, फिर बाद में वो जो क्लेम करने की जो तिथि थी वही निकल जाए, वो समय अवधि निकल जाए और उनका क्लेम भी नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार की हानि होती है, उसकी सूचना फिर एजी को देने की जरूरत नहीं है। दूसरा कारण है, यदि राजस्व के कम निर्धारण के कारण गलती हुई है तो निर्धारित समय सीमा बाद यदि उच्च अधिकारी ने विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद अधीनस्थ अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय को बदल दिया गया। जो अधीनस्थ पदाधिकारी था उसने जो निर्णय लिए गए उसके निर्णयों को किसने बदल दिया? उच्च अधिकारी ने। ठीक है, अब टाइम भी बीत गया, यानी कि समय सीमा, जो सरकार ने समय सीमा फिक्स कर रखी थी कि आपको इस सीमा के इस टाइम से पहले आपको कुछ उचित निर्णय लेना पड़ेगा उच्च अधिकारी द्वारा, तो वो मान लो वो समय अवधि निकल जाए। ठीक है, तो उसके बाद में फिर क्या होगा कि उस राजस्व की फिर वसूली, जो सूचना है वो फिर एजी को नहीं दी जाएगी, यानी कि उसकी हानि की सूचना, राजस्व की हानि की सूचना फिर एजी को नहीं दी जाएगी। ठीक है गाइज, और लास्ट में यदि क्लेम अवधि पार यानी कि टाइम बैरिड हो जाए, यानी कि क्लेम की अवधि, मान लो सरकार ने बता रखा कि अगर हानि होती है इस संबंध में तो आप 3 साल के अंदर अंदर आप क्लेम कर दो तो आपकी भरपाई हम कर देंगे। अब मान लो वो समय अवधि जो सरकार ने फिक्स कर रखी है जो हानि की, वही पूरी हो गई, तो फिर उसकी सूचना फिर एजी को देने की जरूरत नहीं है। बी पॉइंट में हम बात करें, बी नंबर का अपवाद है, तो इसमें बता रखा कि 2000 रुपये तक, मैंने यहाँ पर तक बोला, से अधिक से कम, ये फिर ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला 2000 रुपये तक, 2000 रुपये तक की राजस्व हानि के मामले को भी एजी को सूचित नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है गाइज, सी नंबर का अपवाद है, इसमें बता रखा यदि राजस्व की हानि से सरकारी कार्य प्रणाली में कोई दोष मिले तथा इसमें सरकारी आदेश द्वारा सुधार किया जा सकता है तो इसकी सूचना एजी को नहीं दी जाएगी बल्कि सरकार को दी जाएगी, चाहे हानि की राशि कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि सरकारी कार्य प्रणाली में कोई दोष मिल गया, ठीक है, उसके कारण फिर राजस्व में हानि हो गई। ठीक है, और इसमें ये जो दोष मिला इसमें सुधार किया जा सकता है, सुधार की संभावना है ना, तो इस प्रकार की हानि की सूचना फिर एजी को नहीं दी जाएगी बल्कि सरकार को दी जाएगी, चाहे फिर राशि कुछ भी हो।
ठीक है। यदि इस प्रकार किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना जरूरी है तो इसकी सूचना भी सरकार को दी जाएगी, यानी कि ऐसे मामलों में भी सूचना सरकार को दी जाएगी। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको बता दिया ए, बी और सी 3 अपवाद थे जिनके मामले में मतलब तीनों में यदि हानि होती है ए, बी और सी में, तो उसकी सूचना फिर एजी को नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट गवर्नमेंट को दी जाएगी। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आप ये वीडियो समझ गए होंगे। नियम संख्या 20/4/1 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि निम्न दोनों प्रकार की हानियों की सूचना एजी द्वारा एफडी यानी कि वित्त विभाग को दी जाएगी तथा एडी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी कि प्रशासनिक विभाग को दी जाएगी। यानी कि ये जो अब आगे हम पढ़ेंगे कि दो प्रकार की हानियां हैं, उनमें जो एजी होता है महालेखाकार होता है, उसके द्वारा सूचना दो जगह भेजी जाएगी, एक दो एफडी यानी कि वित्त विभाग और एक एडी यानी कि प्रशासनिक विभाग को दी जाएगी। ठीक है गाइज, अब कैसे कैसे दी जाएगी, कौन कौन सी सूचना है वो, निम्न दोनों प्रकार की हानियां, कौन कौन सी प्रकार की हानियां, पुनः निविदा करने के कारण यदि 2000 रुपये से अधिक की हानि हो तो उसकी सूचना एजी द्वारा एफडी तथा एडी को दी जाएगी, या फिर 25,000 रुपये से अधिक की वस्तु की पुनः नीलामी के कारण हानि होने पर इसकी सूचना भी एजी द्वारा एफडी तथा एडी को दी जाएगी। ठीक है गाइज, यानी कि पुनः निविदा का मतलब है कि पहले दोबारा निविदा करना, दोबारा निविदा करने के कारण, दोबारा टेंडर करने के कारण यदि 2000 रुपये से अधिक की हानि होती है तो उसकी सूचना एजी द्वारा एफडी तथा एडी को दी जाएगी, और 25,000 रुपये से अधिक की वस्तु की पुनः नीलामी होती है तो उसके कारण भी अगर सरकार को हानि होती है तो उसकी सूचना भी एजी द्वारा एफडी तथा एडी को दी जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर 25,000 रुपये से अधिक शब्द लिखा हुआ, आपको एग्जाम में 25,000 रुपये देखने को मिलेगा, 25,000 से कम या फिर 25,000 तक या फिर 25,000 से अधिक ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर 25,000 रुपये से अधिक लिखा हुआ है, और इधर भी 2,000 रुपये से अधिक, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है गाइज, नियम संख्या 20/4/2 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि पुनः निविदा से होने वाली हानि की सूचना हर वर्ष 30 अप्रैल तक निम्नलिखित सूचना सहित निर्धारित प्रपत्र में इस प्रकार दी जाएगी। पुनः निविदा से कारण, ठीक है, पुनः निविदा के कारण यदि कोई हानि होती है तो उसकी सूचना हर वर्ष 30 अप्रैल तक, यहाँ पर तक लिखा हुआ, 30 अप्रैल तक निम्नलिखित सूचना सहित निर्धारित प्रपत्र में इस प्रकार दी जाएगी। कौन कौन सी सूचना दी जाएगी, और साथ में कि हानि के लिए जिम्मेदार कार्मिक का नाम क्या है वो सूचना दी जाएगी, इसके विरुद्ध की गई कार्रवाई, इस जो कार्मिक जिसके खिलाफ कार्रवाई जो जिम्मेदार है हानि के लिए उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई उसकी सूचना दी जाएगी। पुनः निविदा में कराया जाने वाला कार्य, कौन सा कार्य कराया गया पुनः निविदा में वो लिखा जाएगा। पुनः निविदा प्राप्ति की दिनांक क्या है तथा वैधता की अवधि क्या है उसके बारे में लिखा जाएगा। निविदा खोलने, स्वीकृत करने और निविदादाता फर्म को इसकी सूचना देने की जो तिथि है वो भी लिखी जाएगी। वर्क ऑर्डर को पूरा करने से सप्लायर द्वारा क्यों मना किया गया उसका भी रीजन जानना चाहेंगे। निविदा का वह स्टेज जहां विलंब हुआ उसकी भी सूचना दी जाएगी। लास्ट में क्या क्रय उसी फर्म या व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसने पहले सबसे कम दर दी थी। ठीक है गाइज, जिसने सबसे पहले कम रेट लगाई थी, क्या वापस पुनः निविदा उसी के द्वारा दोबारा जो टेंडर दिया गया क्या उसी को दिया गया, तो उसका भी उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो ये मैंने आपको बता दिया। नियम संख्या 20/5 की बात करें तो इसमें बता रखा कि उन हानियों की सूचना जिनकी सरकार को सूचना नहीं दी गई है इनको एचओडी द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा, वो भी वर्ष में एक बार। यानी कि कोई भी हानि की सूचना जो कि गवर्नमेंट तक नहीं पहुंची है, गवर्नमेंट को नहीं दी गई है, तो फिर इनकी जो सूचना है एचओडी द्वारा संबंधित जो प्रशासनिक विभाग होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, एडी होता है, उसको प्रस्तुत किया जाएगा, वो भी वर्ष में एक बार। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये नियम संख्या 20/5 में बताया गया है। नियम संख्या 20/6 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि नियम 20 की पालना में, नियम 20 हम पढ़ रहे हैं, उसकी पालना में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को प्राप्त करने वाला अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ किसको भेजेगा, निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर को भेजेगा। यानी कि जो कपट हानि दुर्विनियोग की जो रिपोर्ट आई है, जिस अधिकारी के पास आई है, वो अपने पहले उस पर फाइल के ऊपर टिप्पणी करेगा, कमेंट करेगा, और कमेंट करने के बाद में वो फाइल किसको भेजेगा, निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर को भेजेगा, तथा उसकी एक कॉपी एडी यानी कि प्रशासनिक विभाग एमएफडी को भेजेगा, यानी कि वित्त विभाग, उसकी एक कॉपी प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को भेजेगा। ये मैंने डायग्राम रूप से भी यहाँ पर बता रखा कि प्रारंभिक रिपोर्ट जो की जाएगी हानियों की वो अधिकारी के पास आएगी, अधिकारी अपनी टिप्पणी करेगा, कमेंट करेगा, उसके बाद में निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर को मूल कॉपी भेजेगा। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा मूल कॉपी तो निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर के पास जाएगी, और साथ में ये अधिकारी है ये कॉपी भी भेजेगा किस को, एडी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी कि प्रशासनिक विभाग, और एफडी यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग। ठीक है, तो वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग को तो भेजेगा कॉपी, साथ में जो मूल कॉपी है वो भेजेगा निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर को। ठीक है गाइज, यह अधिकारी हानियों के कारणों तथा इनको रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट भी निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर एफडी तथा एडी को भेजेगा। यानी कि जो विस्तृत रिपोर्ट आएगी बाद में, पहले हमने प्रारंभिक रिपोर्ट की बात कर ली,
जो डाउट होते ही जो फाइल बनेगी उसके बारे में बात कर ली, और बाद में जब पता लगा कि वास्तव में हानि हुई है, हानि क्यों हुई है, कितने रुपए की हानि हुई, किससे वसूली की जाएगी, तो उसकी जो विस्तृत रिपोर्ट बनेगी वो भी जो अधिकारी है, ये वाला जो अधिकारी है, इसके द्वारा निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर, फाइनेंस विभाग यानी कि वित्त विभाग तथा प्रशासन विभाग को भेजेगा। यानी कि विस्तृत रिपोर्ट की बात करें तो ये अधिकारी के पास आएगी, और अधिकारी ने फिर किस किस को भेजेगा, एक तो निदेशक निरीक्षण विभाग को भेजेगा, ठीक है, एफडी को भेजेगा और एडी को भेजेगा, ठीक है। यहाँ पर मूल कॉपी और जो छाया कॉपी होती है ना, मतलब फोटो कॉपी, उसकी बात नहीं की गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर तीनों के पास सेम रिपोर्ट भेजेगा, इसमें ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी की बात नहीं की गई है, बल्कि ऊपर वाले केस में पहले फोटो कॉपी बात की गई है। यानी कि कॉपी की बात करें तो एडी यानी कि प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग को भेजेगा, लेकिन मूल कॉपी तो निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर को जाएगी। और यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है, तीनों के पास सेम जाएगी ओरिजिनल रूप से मान लो आप। तो विस्तृत रिपोर्ट अधिकारी द्वारा निदेशक निरीक्षण विभाग, वित्त विभाग और प्रशासन विभाग को दी जाएगी, ठीक है गाइज। अब गाइज एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें बता रखा है कि सभी कार्यालयों में हानियों की घटनाओं को संदर्भित किया जाएगा। सभी कार्यालयों के अंदर जो भी जितने भी कार्यालय सरकार के, उनमें क्या क्या हानि हुई उसके लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा, एक प्रपत्र तैयार किया जाएगा, गवर्नमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि अपने विभाग में वास्तव में कौन कौन सी कब कब हानियाँ हुई, किस किस से वसूली करनी है, सारे बोल वचन होती है उसके अंदर। तो वो होता है GA55 यानी गवर्नमेंट अकाउंट संख्या है 163, यानी कि GA163 के अंदर सभी कार्यालयों में हानियों की घटनाओं की जो होती है उनको संदर्भित किया जाएगा, यानी कि मेंशन किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है, GA163 में। नियम संख्या 21 की हम बात करें तो इसमें बता रखा दुर्घटनाएं यानी कि एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट कैसे होता है, जैसे मान लो कोई प्राकृतिक घटना घट गई, जैसे भूकंप, बाढ़, हड़ताल तो खैर मानवों द्वारा की जाती है, लेकिन प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, चक्रवात, इस प्रकार का कोई साइक्लोन वगैरह कुछ आ जाए तो उनको बोलते हैं एक्सीडेंट, और उसके कारण सरकारी संपत्ति क्या जान माल की सभी को हानि होती है। तो उसके बारे में बता रखा कि उस प्रकार में किस प्रकार से नियम लागू होंगे। तो नियम संख्या 21 सब क्लॉज ए की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि सरकारी भवन, सड़कों, नहरों या फिर कोई भी अचल संपत्ति, इनको आग, भूकंप या किसी भी प्राकृतिक आपदा से 15,000 रुपये से अधिक मूल्य की हानि होने पर सूचना ऐसी दी जाएगी। उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भी मैंने बता रखा से अधिक, 15,000 से अधिक, ध्यान रखना। यदि सरकारी भवन, सड़क, नहर या फिर कोई भी अचल संपत्ति को आग, भूकंप या भी किसी भी प्राकृतिक आपदा से 15,000 रुपये से अधिक मूल्य की हानि होने पर सूचना ऐसे दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी वो HOD को देगा, ठीक है। संबंधित प्रशासनिक अधिकारी HOD को देगा, और जो HOD है वो किसको सूचना देगा? सरकार को देगा, ठीक है। पहले सूचना यहाँ पर आएगी, उसके बाद में ये HOD सूचना सरकार को देगा, ठीक है गाइज। फिर बाद में आती है विस्तृत रिपोर्ट, ठीक है। तो बाद में हानि की जो विस्तृत रिपोर्ट आएगी इस प्रकार दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा HOD को तो दी जाएगी, साथ में ये वाला ही विभाग, ये अधिकारी है संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, ये एक कॉपी AG को यानी महालेखाकार को भी भेजेगा, ठीक है गाइज। नियम संख्या 21 सब क्लॉज 2 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है यदि हानि 15,000 रुपये से कम मूल्य की होती है तो सूचना किस प्रकार दी जाएगी। यदि हानि 15,000 रुपये से कम बता रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। यदि हानि 15,000 रुपये से कम मूल्य की होती है तो सूचना किस प्रकार दी जाएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी होता है वो देगा HOD को, ठीक है गाइज। लेकिन ऐसी सूचना ना तो सरकार को भेजी जाएगी ना AG को भेजी जाएगी, ठीक है गाइज। सिर्फ और सिर्फ संबंधित प्रशासनिक अधिकारी होता है वो HOD को सूचना देगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 15,000 रुपये से कम मूल्य, 15,000 रुपये तक के मूल्य, ये मूल्य का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब क्या होता है ना। तो वैल्यू मीन्स बुक वैल्यू, यानी कि मूल्य का अर्थ होता है पुस्तक मूल्य, यानी कि जो विभाग होता है उसकी पुस्तक में यदि किसी बिल्डिंग का मूल्य मान लो 15 लाख लिखा हुआ है तो उसी को हम बोलेंगे वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू का मतलब बुक वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर जो मूल्य शब्द बोला गया है ना वो बुक वैल्यू को लिया गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग रह गई बाद में 30 लाख रुपए की वसूली करने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। जो पुस्तकों में लिखा हुआ बिल्डिंग का मूल्य वही रहेगा, तो उसी को हम बोलते हैं, यानी कि पुस्तक में जो मूल्य लिखा हुआ है ना उसी को हम बोलते हैं पुस्तक मूल्य, यानी कि बुक वैल्यू, ठीक है गाइज। नियम संख्या 22 की बात की जाए तो इसमें बता रखा कि हानियों आदि के लिए उत्तरदायित्व, यानी कि जो हानि होगी, गबन होगा, दुर्विनियोग होगा, कपट होगा, उसके लिए कौन कौन उत्तरदायी रहेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो नियम संख्या 22 को दो सब क्लॉज में बांटा गया है। पहले सब क्लॉज की अगर बात करें तो जिसका नाम है 22 सब क्लॉज 1, इसमें बता रखा है किसी कर्मचारी द्वारा यदि कपट किया जाता है तो इसके कारण होने वाली राजकीय हानि के लिए स्वयं उत्तरदायी रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो नुकसान पहुंचाएगा वही जिम्मेदार रहेगा, भरपाई भी वही करेगा, फिर वसूली उसी से की जाएगी। किसी अन्य कर्मचारी द्वारा कपट किया जाता है तथा इस कपट में कोई भी कार्मिक का सहयोग रहता है तब भी हानियों के लिए जिम्मेदार रहेगा।
जैसे मान लो ए नाम का कोई कर्मचारी है, इसने कोई गड़बड़ कर दी, लेकिन इसका सहयोग किया बी ने। गड़बड़ तो इसने की, लेकिन बी ने इसका सहयोग किया, तो बी से भी वसूली की जाएगी। ठीक है गाइज। और इनके बारे में अधिक जो भी डिटेल में बातचीत की गई है वो परिशिष्ट 3 में की गई है। इसके बारे में आप ध्यान रखना कि हानियों आदि के लिए उत्तरदायित्व कौन रहेगा, उसके बारे में परिशिष्ट 3 में बताया गया है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नियम संख्या 22/2 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि कर्मचारी को, नियम संख्या 22/2 में बता रखा है कि कर्मचारी को वित्तीय एवं लेखा नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। इसके अभाव में कोई हानि होती है तो वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए और आपको JF&R RSR की नॉलेज नहीं है और आप बन गए अकाउंटेंट, उसके बाद में अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसके कारण सरकार को हानि हो जाती है तो आपसे वसूली कर ली जाएगी और आपकी सैलरी से पैसा काटा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको JF&R RSR कई सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन सरकार के, वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो 22/2 में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। नियम संख्या 23 की हम बात करें तो इसमें बता रखा हानियों का अपलेखन, यानी कि जो हानि होती है सरकार को, उनकी अगर कई प्रकार की हानि ऐसी होती है जिनकी वसूली नहीं की जा सकती है या फिर नहीं की जाती, तो उनको बाद में राइट ऑफ किया जाता है, यानी खातों से हटाया जाता है, उसको बोलते हैं अपलेखन। ठीक है, तो हानियों का अपलेखन किस प्रकार किया जाए, तो 23 सब क्लॉज 1 में बता रखा है कि कोई हानि जिसकी वसूली संभव नहीं है, यानी कि वसूली उसकी संभव नहीं है उस हानि की, तो जो सक्षम प्राधिकारी होता है निम्न शर्तों के द्वारा उन हानियों को अपलिखित कर सकेगा। अब कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है, पहली शर्त में बता रखा कि हानि के कारण सरकारी व्यवस्था ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुई तथा उच्चाधिकारी के आदेशों की पालना करने की जरूरत नहीं है, तो वो जो हानियाँ होगी उनको अपलिखित कर सकता है सक्षम प्राधिकारी। ठीक है, यानी कि हानि हुई है लेकिन सरकारी व्यवस्था ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुई, यानी कि ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और उच्चाधिकारी के भी आदेश की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस दिशा में फिर वो जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो उस हानि को राइट ऑफ कर सकता है, यानी कि अपलिखित कर सकता है। तो ये नियम संख्या 23 सब क्लॉज 1 की बात कर रहे हैं। तो 23 सब क्लॉज 1 को भी 2 सब क्लॉज में बांटा गया, ये रोमन संख्या में लिखे हुए हैं सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो 23 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 की हम बात करेंगे। इसमें बता रखा कि किसी कार्मिक की तरफ से कोई गंभीर लापरवाही उजागर नहीं हुई जिससे कि उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना पड़े, यानी कोई कार्मिक है उसके खिलाफ कोई गंभीर लापरवाही का मामला नहीं चल रहा और उससे कोई वसूली भी नहीं की जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी, तो उस दशा में भी कोई छोटी मोटी हानि हुई है तो उसको अपलिखित किया जा सकता है। नियम संख्या 23 सब क्लॉज 2 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है यदि कोषागार में नकद की हानि होती है तो उपरोक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन कोषागार के मामले में ये चीज़ नहीं चलेगी। कोषागार के मामले में हानियों का अपलेखन नहीं होगा। कोषागार में यदि 1 रुपये का भी नुकसान हुआ तो उसकी वसूली की जाएगी संबंधित दोषी अधिकारी से। ठीक है गाइज, दोषी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। यदि कोषागार में यानी कि ट्रेजरी में नकद की हानि होती है तो उपरोक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे। अब नोट लगा के बता रखा है कि कोषागार में नकद संबंधी हानियों के प्रकरणों को निदेशक निरीक्षण विभाग को भेजा जाएगा तथा इनके अपलेखन हेतु पूर्व में विशेष अनुमोदन आवश्यक है, यानी कि पहले विशेष अनुमोदन आवश्यक है, पहले विशेष अनुमोदन करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर ये निदेशक निरीक्षण विभाग को भेजी जाएगी हानियों संबंधी सूचना। कोषागार में नकद संबंधी कोई भी हानि होती है तो उसके प्रकरण को निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर को भेजा जाएगा तथा इनके अपलेखन हेतु, लेकिन यदि इनका अपलेखन करना है ना, फिर भी अगर राइट ऑफ करना पड़ जाए फिर भी कोषागार के मामले में ना, तो फिर विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ये चीज़ है इसके अंदर। ठीक है गाइज, कोषागार में नकद संबंधी हानि के प्रकरण को किसको भेजा जाएगा? निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर को भेजा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बता रखा है यदि कोषागार में नकद की हानि होती है तो उपरोक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे, यानी कोषागार में 1 रुपये का भी नुकसान होता है तो उसको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर राइट ऑफ करना पड़ जाए मान लो फिर भी, तो उसके लिए फिर विशेष अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है गाइज, नियम संख्या 23 सब क्लॉज 3 की बात की जाए तो इसमें बता रखा है यदि किसी कार्मिक से वसूली बनती है तो वसूलनीय राशि उसके वेतन से काटकर संबंधित जो प्राधिकारी है उसको भेज दी जाएगी। सीधी सी बात है भाई, जो जिस कार्मिक के वजह से कोई नुकसान हुआ है तो उसकी सैलरी से पैसा काटा जाएगा और वो जो पैसा काटा जाएगा वो फिर संबंधित अधिकारी को भेज दिया जाएगा। तो गाइज हमने सेक्शन 5 भी पढ़ लिया, अब 2 सेक्शन बताएं, सेक्शन 6 और सेक्शन 7, इनकी बात कर लेते हैं। सेक्शन 6 की बात करें तो इसमें बता रखा कि विभागीय विनियम, इसमें केवल एक ही नियम है, नियम संख्या 24, यानी कि विभाग के भी कई प्रकार के नियम बने होते हैं हानियों के बारे में कि हानियों को किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, कौन उत्तरदायी रहेगा, किससे वसूली की जाएगी, तो कई प्रकार के विभाग के भी नियम बने होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें नियम संख्या 24 दे रखी है, तो इसमें बता रखा वे विभागीय नियम जिनका वित्त पर प्रभाव पड़ता है या फिर वित्त विभाग द्वारा बनाए जाएंगे या वित्त विभाग की सहमति से बनाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी विभागीय नियम है, ठीक है, जिनका वित्त पर प्रभाव पड़ता है
या तो यहाँ पर सही है ये, या तो वित्त विभाग द्वारा बनाए जाएंगे वो नियम, या फिर वित्त विभाग की सहमति से बनाए जाएंगे। विभाग खुद नहीं बनाएगा, ठीक है, वो वित्त विभाग की हेल्प लेगा। तो या तो वो वित्त विभाग को बोल देगा कि आप इस संबंध में नियम बना दीजिए, तो वित्त विभाग बना देगा, या फिर वित्त विभाग नहीं बनाता तो वित्त विभाग से पहले सहमति ली जाएगी, फिर बाद में वो खुद वो विभाग वो नियम बना सकता है। तो ये हमने नियम संख्या 24 की बात कर ली। अब लास्ट सेक्शन है 7, ठीक है, जिसमें बता रखा कि लेखा अधिकारियों आदि के कर्तव्य एवं दायित्व, यानी कि जो लेखा अधिकारी होते हैं, लेखा अकाउंट संबंधित जो भी अधिकारी है और जो भी कर्मचारी है, उनके क्या कर्तव्य रहेंगे और उनके क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें 2 नियम बता रखे हैं, नियम संख्या 25 और नियम संख्या 26। तो पहले नियम संख्या 25 की बात कर ले, तो इसमें बता रखा कि एओज यानी कि अकाउंट ऑफिसर्स, जो भी लेखा अधिकारी है और जो AA है और जो जूनियर अकाउंटेंट है, तो उनके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व कहाँ दिए गए हैं, परिशिष्ट 4 और 5 में दिए गए हैं, ठीक है गाइज। ये नियम संख्या 25 में बता रखा है। नियम संख्या 26 की इसमें और बता रखा है नियम संख्या 25 में ही कि उपरोक्त अधिकारी, कौन से अधिकारी, AO यानी कि अकाउंट ऑफिसर, AA और जो कर्मचारी है जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। तो उपरोक्त अधिकारी एवं कर्मचारी विभागीय लेखों का क्या करेंगे, संधारण करेंगे तथा ये लेखे AG तक प्रेषित करने में विभागीय अधिकारियों का सहयोग करेंगे, ठीक है गाइज। AG यानी महालेखाकार तक जो लेखे भेज जाएंगे, तो उस मामले में ये विभागीय अधिकारियों का सहयोग करेंगे। लास्ट नियम की बात करें तो इसमें बता रखा है कि नियम संख्या 26, जिसका नाम है वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, ठीक है। तो इसमें बता रखा है वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन JF पार्ट 3 में दिया गया है। सिर्फ इतना ही बताया गया नियम संख्या 26 में कि जो वित्तीय शक्तियाँ होती है, वित्त से संबंधित जो शक्तियाँ होती है, पावर होती है, उनको डेलीगेट यानी कि किसी दूसरे को देना, प्रत्यायोजित करना, उसके बारे में JF भाग 3 में दिया गया है वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, ठीक है गाइज। ये नियम संख्या 26 है, सिर्फ इसमें यही सूचना दी गई है। तो आपका ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसका नाम है वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली। तो गाइज थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आपकी मदद हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।